नमस्कार बच्चों, सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। और हमने पिछले संडे एक क्लास की थी जिसमें हमने पढ़ा था अपने संविधान के बारे में। हमने पढ़ा था, हमने ये देखा था कि अगर कहीं सोसाइटी है, समाज है, तो वहाँ संघर्ष पैदा होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था सरकार कैसे आई, है ना, कि जहाँ सोसाइटी है, जहाँ समाज है, वहाँ संघर्ष पैदा होगा और उसी संघर्ष की वजह से उन संघर्ष का निपटारा करने के लिए हमको एक सरकार की ज़रूरत पड़ी थी, है ना। और वो सरकार क्या करती थी, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन, जैसे दो गुट आपस में संघर्ष कर गई, झगड़ गई, लड़ गई, उसका सोल्यूशन कौन करेगा? सरकार करेगी। तो हमने सरकार की डिमांड क्यों की थी? संघर्ष को ख़त्म करने के लिए, सोसाइटी से जो संघर्ष था उसको ख़त्म करने के लिए। ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको एक्सप्लेन के साथ उस दिन बताया था। अब सरकार तो हमको मिल गई, बट सरकार के बारे में फिर हमने पढ़ा, सरकार की ज़रूरत हमको पड़ी। क्यों? क्योंकि संघर्ष हुआ समाज में। अब समाज में संघर्ष हुआ तो उसकी वजह से हमको सरकार की ज़रूरत पड़ी। पर सरकार क्या है? सरकार को भी हमने पढ़ा था क्या होती है सरकार। तो सरकार क्या होती है? सरकार हमारे संविधान में पहिए का काम करती है, जो हमारे संविधान को आगे लेके जाती है। ठीक है, इस संविधान में जो लिखा हुआ है उसको कार्यरत कौन करती है? सरकार करती है। इसलिए हम उसको संविधान के पहिए बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, मेन 3 अंग होते हैं। पहला कौन सा पढ़ा था हमने? विधायिका। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? कार्यपालिका। तीसरा हमने पढ़ा था न्यायपालिका। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको पूरा इन्फॉर्म किया था कि क्या होता है विधायिका। विधायिका विधि का निर्माण करती है। विधि मतलब अधिनियम, अधिनियम एक्ट, ये इंग्लिश में इसको एक्ट बोलते हैं। ठीक है, कार्यपालिका हमारी पॉलिसीज़ का निर्माण कर सकती है। ठीक है, हमारे पिछड़े वर्ग हैं जैसे उनके उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, ये सब पॉलिसीज़ का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, जब तक न्यायालय, ये न्यायालय का काम क्या है? न्यायालय का काम है संविधान की व्याख्या करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। अगर कोई विधायिका विधि बनाती है तो पहले वो न्यायालय में जाती है, न्यायालय ये चेक करती है कि क्या ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें वो चेक करती है और उसको लगता है कि हाँ ये विधि संवैधानिक है, तो वो उस विधि को पास कर देती है। इस तरीके से विधि वगैरह सब कार्यरत होती है। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी और तीनों अंग बताए थे। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो विधायिका है उसमें राज्यसभा, लोकसभा 2 प्रकार की होती है हमारी विधायिका भी, जहाँ की संसद होते हैं। ठीक है, वहाँ पर संसद होते हैं जो संसद विधि का निर्माण करते हैं। क्लियर है? आगे हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका क्या है। तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका विधायिका ने, संसद ने कोई निर्माण, नियम या एक्ट बना दी। ठीक है, बट उनको लागू करने का काम कौन करता है? तो कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में कौन कौन आ जाते हैं? डीएम, एसपी। ठीक है, डीएम हो गया, एसपी हो गया, हमारे पुलिस हो गई, ये सब हमारे आते हैं कार्यपालिका में। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं कि विधि लागू करते हैं। अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उनको दंड भी देते हैं, सीधी बात है। और कार्यपालिका दूसरा काम क्या करती है? पॉलिसीज़ भी बनाती है। जो हमारे हंसिए पर हैं तो उनके उत्थान के लिए पॉलिसीज़ बना सकती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हमारी ये कार्यपालिका भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। स्थायी में कौन कौन आते हैं? हमारे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये सब किस में आते हैं? ये सभी के सभी स्थायी में आते हैं कि एक बार अगर आप जॉब में आ गए तो रिटायरमेंट तक आपको कोई उस पद से हटा नहीं सकता। ठीक है, किंतु एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अब अस्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं? जैसे हमारा सीएम हो गया, ठीक है, पीएम हो गया, ये सब क्या है? अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, इनको 5 साल के बाद जाना तय है। अगर ये काम सही नहीं करते, पब्लिक के सपोर्ट में काम नहीं करते, ऐसा काम करते हैं जिससे कि पिछड़े वर्ग और दब जाएं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे एवरेज लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, गवर्नमेंट अच्छा काम ना करे, हमारे जनहित के लिए कोई काम ना करे, तो क्या करेगी जनता? उसके पास वोट का राइट है। ठीक है, तो इलेक्ट नहीं करेगी और अगले 5 साल में उनको दोबारा वहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो क्या है? अस्थायी है। पर स्थायी कौन है? आईपीएस, आईएएस, ये सब हमारे क्या है? स्थायी कार्यपालिका में आते हैं।
ये मैंने आपको बताया था उस दिन। आगे आता है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका भी हमारी क्या है, 3 टाइप की मैंने आपको बताई थी। एक तो होता है हमारा जनपद न्यायालय, दूसरा होता है उच्च न्यायालय और तीसरा होता है उच्चतम न्यायालय। सबसे बड़ी जो न्यायालय होती है वो उच्चतम न्यायालय होती है, ठीक है। संविधान वगैरह की व्याख्या उच्चतम न्यायालय ही करती है। जनपद न्यायालय तो क्या करती है, अभिभाजन का काम करती है। तर्क को इधर से पक्ष को देखा, विपक्ष को देखा, उसका क्या सोल्यूशन है, सिर्फ वो काम करती है, ठीक है। वहाँ पर वो पक्ष विपक्ष देके दंड देने का काम करती है, वो जनपद न्यायालय का काम है। उसका काम ये नहीं है कि संविधान की व्याख्या करना। संविधान की व्याख्या का काम हमारे उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब आगे एक चीज़ और बताई थी मैंने, संविधान क्या है। संविधान को भी एक्सप्लेन किया था। तो मैंने संविधान की डेफिनेशन देते हुए मैंने आपको बोला था कि संविधान क्या है। संविधान हमारी सर्वोच्च विधि होती है। संविधान क्या होती है, संविधान हमारी एक सर्वोच्च विधि है जो लिखित संविधान है। अभी लिखित संविधान कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से ही लिया गया है। ये भी मैंने आपको बताया था कि पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही था। हम लोगों ने वहाँ से सीखा और हमने भी एक लिखित दस्तावेज में संविधान को लिख दिया, ठीक है। अब संविधान था क्या, तो सर्वोच्च विधि थी, विधि का शासन। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होगा, यहाँ पर किसका शासन होगा, विधि का शासन। तो संविधान क्या करती है, संविधान के पहिए मैंने क्या बताए थे आपको, तो सरकार के अंग। और सरकार के अंग कौन कौन है, तो सरकार के अंग हमारे हो सकते हैं, विधायिका बताया मैंने आपको, कार्यपालिका बताया आपको, न्यायालय बताया। ये सब क्या है, संविधान के अंग हैं, सरकार के अंग हैं और संविधान के पहिए कहे जाते हैं ये, ठीक है। अगर ये ना हो तो संविधान नहीं चल सकता, फिर वो एक किताब में बंद पड़ा रहेगा, वो आगे बढ़ नहीं सकता। क्लियर। तो यहाँ पर हमने संविधान के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया था। संविधान का काम ही क्या है हम, हाँ, बट संविधान हमारा क्या करता है, एक काम करता है, अंग तो है सरकार की, बट इन अंगों पे सीमित करना, इन अंगों की शक्तियों को सीमित करना, इनमें शक्तियों का विभाजन करना। विधायिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, इनमें शक्तियों का बंटवारा कर देना संविधान का काम है। और उनकी शक्तियों को सीमित भी करना उसका काम है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें वो संविधान क्या करती है कि व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता का, गरिमा का विशेष ध्यान दिया जाता है। और अगर संविधान में ये विचारधाराएं हैं कि लोगों की स्वतंत्रता का, समानता का, गरिमा का बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो मतलब कि वो संविधानवाद है। संविधानवाद मैंने आपको बताया था, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था संविधानवाद एक विचारधारा होती है सिर्फ, ठीक है। जिस संविधान में संविधानवाद की विचारधारा है, जैसे समानता, स्वतंत्रता और गरिमा, ये विचारधाराएं अगर वहाँ हैं तो वो संविधान हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें संविधानवाद की विचारधाराएं नहीं होंगी तो संविधान फिर हमारे लिए कैसे है, फिर तो तानाशाह है हमारे लिए, है ना। हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, समानता नहीं मिलेगी। तो संविधानवाद हमारे देश में है, इसलिए हमारा संविधान क्या है, हमारे लिए उचित है। अगर संविधान में से हम फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक हटा दें तो हमारे लिए फिर तानाशाह बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ इलेक्शन करवाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमको फ़ायदा तब होगा जब हमको स्वतंत्रता रहेगी, समानता रहेगी, हमारी गरिमा, हम जो चाहे वो कर सकें, स्वतंत्र रहें, तभी जाके क्या होगा कि संविधान का असली मतलब निकलेगा हमारे लिए। नहीं तो अगर उसमें संविधानवाद की विचारधाराएं नहीं हैं तो संविधान हमारे लिए तानाशाह के समान है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा, आपको मैंने एग्जांपल भी बताया था कि बर्मा म्यांमार में सेना का शासन है। और वो सेना का शासन, आप क्या सोच रहे हो, सिर्फ सेना का शासन है। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है, रूल रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं, वहाँ भी संविधान है। बट वो संविधान एक व्यक्ति विशेष के अंडर में है, ठीक है। वो व्यक्ति विशेष के अंडर में इसीलिए है, वो जैसे चाहे वैसे उस संविधान को बदल सकता है अपने हिसाब से। पर हमारा संविधान ऐसा नहीं है। हमारा संविधान तभी बदलता है जब समाज में परिवर्तन आता है। हमारे संविधान में परिवर्तन तभी आता है जब हमारे समाज में परिवर्तन आता है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से संविधान को चेंज नहीं कर सकती। न्यायपालिका बिठा रखी है हमने, समझ में आई बात। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी संविधानवाद के बारे में। और लास्ट टॉपिक मैंने आपको ये भी बताया था कि राज्य व्यवस्था क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। क्या सिर्फ संविधान को पढ़ लेना, राज्य व्यवस्था को पढ़ लेना
क्लियर है कि हम सिर्फ संविधान को पढ़ लें और राज्य व्यवस्था हमारी क्लियर हो जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं कि संविधान हमारा क्या है? एक शॉर्ट दस्तावेज है, उसमें चीज़ों को एक्सप्लेन करके नहीं लिखा गया है। वो तो पहली बार अगर कोई पढ़ेगा तो समझ भी नहीं पाएगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, इसके हिसाब से हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, वो उन्होंने हमको रूपरेखा तो दे दी संविधान के थ्रू, बट उसको चलाना कैसे है, ये अधिनियम बनेंगे, एक्ट, संसद को ये अधिकार है कि वो एक्ट बनाए, अधिनियम बनाए। ठीक है, न्यायालय के पास जाएगा, वो संवैधानिक देगा तभी आगे पास होगा। तो हमको राज्य व्यवस्था की मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन क्या दी थी कि संविधान का अध्ययन, हमारे देश में बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म भी हैं, उनका अध्ययन, संविधान का अध्ययन, अधिनियम का अध्ययन जो हमारी विधायिका बनाती है, कितने अधिनियम बनाए, क्या थे, वो सब पढ़ना। संविधान का अध्ययन, अधिनियम का अध्ययन, जाति, धर्म, इन सभी का पूरी तरीके से अध्ययन। ठीक है, जब इन सभी का हम अध्ययन कर लेते हैं प्रॉपरली, वो क्या होता है हमारा? वो हमारा राज्य व्यवस्था का अध्ययन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट टॉपिक सारा करवा दिया था और उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमको 4 चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम भारतीय राज्य व्यवस्था को अच्छे से जान सकते हैं। पहली चीज़ मैंने बताई आपको, संविधान का अध्ययन प्रॉपरली। उसके बाद न्यायालय के निर्णय भी आपको सुनने पड़ेंगे कि क्या निर्णय उसने दिए। ठीक है, संसद की विधि, और हमारे देश में बहुत सारे जाति हैं, बहुत सारे धर्म हैं, उनका पूर्ण रूप से अध्ययन, इन सभी का अध्ययन जब हम कर लेंगे तब हम मानेंगे कि हमने वो भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ लिया। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था आपसे कोई भी पूछे तो इन सभी का पूर्ण अध्ययन ही भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाता है। क्लियर? तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था लास्ट टाइम, और हमने ये पढ़ा था कि संविधान की आत्मा, संविधान की गाड़ी तो हमने, पहिए तो हमने पढ़ लिए, क्या क्या थे? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। पर दोस्तों, हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि संविधान किस आत्मा से चल रही है, किस वजह से हम उसको संविधान कह रहे हैं, किस वजह से हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए लाभदायक है। क्योंकि संविधान तो किसी शासन ने नहीं लिखा, जनता ने लिखा, जनता विशेष ने लिखा। तो अपने फ़ायदे या सभी का फ़ायदा एक साथ लेके उन्होंने उसमें सारा कुछ लिखा। क्लियर है? बट यहाँ पर बात ये आती है कि ठीक है, संविधान लिखा गया, संविधानवाद की विचारधारा भी है उसमें। ठीक है, बट यहाँ पर अगर एक टॉपिक आता है हमारा नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो चीज़ नहीं जान सकते तो संविधान को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने संविधान का सारा पार्ट पढ़ लिया, बट आपको अपने अधिकार नहीं पता। जब आपको अपने अधिकार नहीं पता तो फिर आप कैसे जाना अपने संविधान को? तो यहाँ पर बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमको वो सारे अधिकार दिए गए हैं जिसकी वजह से हम स्वतंत्र खाना खा रहे हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं, स्वतंत्र पहन रहे हैं, स्वतंत्र हम बोल सकते हैं। वो सारे अधिकार हमको वहाँ प्रोवाइड किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में। तो अगर संविधान में से फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाए तो फिर ये सरकार हमारे लिए एक तानाशाह सरकार के समान हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारे संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? फंडामेंटल राइट्स को, प्रस्तावना को और निदेशक तत्वों को। हम तीनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। मैंने आपको संविधान के पहिए पढ़ा दिए, पर संविधान की आत्मा पढ़ना बाकी है अभी हमको। संविधान की आत्मा क्या क्या है? तो मैंने आपको बताया, प्रस्तावना है, फंडामेंटल राइट्स और निदेशक तत्व है। इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। इसलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स को स्टडी करेंगे। और आप ध्यान से देखिए, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगला टॉपिक क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे संविधान में भाग 22 होते हैं। कितने भाग होते हैं? 22 भाग होते हैं। 395 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद 12 अनुसूचीज हैं। शेड्यूल्स बताया था मैंने क्या होती है। एक अलग से पेटी होती है जिसमें कि किसी भी आर्टिकल को अनुच्छेद मतलब एक्सप्लेन में लिखा जाता है, उसको मैंने आपको शेड्यूल बताया था। ठीक है, अगर कोई नया है तो वो पिछली वीडियो में जाके इस चीज़ को कंफर्म कर ले, क्लियर कर ले। क्लियर है? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, आज का टॉपिक है, आज संडे है और हर संडे हमारी क्लास चलती है पॉलिटी, यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो नए बच्चे हैं यूपीएससी से रिलेटेड, उनके लिए क्लास है। तो वो इसको पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो देखते हैं हमारे मौलिक अधिकार किस भाग में से आता है संविधान के। तो संविधान का जो तीसरा भाग होता है ना, तीसरे भाग में हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तीसरे भाग में
किस भाग में? तीसरे भाग में। क्लियर है? और तीसरे भाग में हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार होते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये? तो देखो टाइप्स के कितने होते हैं, तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे। कितने होते हैं फंडामेंटल राइट्स? 6 होते हैं। पहला होता है समानता का अधिकार। अब इस समानता का अधिकार हमारे आर्टिकल 14 to 18 के बीच में डिस्कस किए गए हैं। समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 to 18 के बीच में पूरा डिस्कस किया गया है। क्लियर? और इसमें 14 to 18 मतलब 14, 15, 16, 17, 18 इन आर्टिकल्स में से सबसे इम्पोर्टेंट है जो वो है 14 है। इसी 14 आर्टिकल से ही ये आगे के आर्टिकल्स लिखे गए हैं। अगर आपने 14 को ढंग से समझ लिया तो मैक्सिमम चीज़ें वही हैं, आगे कुछ पार्ट्स अलग है, नहीं तो सारा बराबर है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको 14 को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18। क्लियर है? समानता का अधिकार आप समझते हो ना क्या होता है? समानता का अधिकार क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विधि बनाई, अगर हमारे किसने बनाई विधि? विधायिका विधि बनाती है। कोई भी विधि बनाई तो वो विधि क्या है? सबके लिए है। ये नहीं कि उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, सभी के लिए समान हो। आपको समानता का अधिकार दिया जाए, ये ना किया जाए कि आपके साथ भेदभाव किया जाए। ठीक है? हमारे देश में बहुत सारे भेदभाव पहले से होते आ रहे हैं। ठीक है? पहले राजा महाराजाओं के टाइम में भेदभाव था कि राजा का बेटा राजा, पब्लिक क्या कभी राजा बन पाती थी? सिर्फ सेवा ही करती रह जाती थी वो अपनी पूरी लाइफ टाइम। बट हमारे संविधान ने हमको उपहार दिया, एक अवार्ड दिया, एज ए अवार्ड, फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम देखते हैं, अभी इसको हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, पहले हम 1 by 1 इसको पढ़ लेते हैं। समानता का अधिकार इस आर्टिकल से इस आर्टिकल के बीच में होता है, बट 14 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो हमारा 14 है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आगे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब समानता का अधिकार तो हमको मिल गया, उसके बाद है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता देखो दोस्तों, हमको कितनी खुशी होती है स्वतंत्रता शब्द सुन के, कि स्वतंत्रता का अधिकार, हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हाँ ये भी है, पर कुछ स्वतंत्रताओं पर रोक भी लगाई जा सकती है। अगर आप देखिए, किसी भी चीज़ की कोई लिमिट होती है, अगर आप उसको लिमिट से ज़्यादा दे दिया गया तो फिर आपके लिए वो क्या होगी? हार्मफुल होगी, नुकसानदायक होगी। तो इसीलिए यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार हम दूसरा पढ़ेंगे, और मैं एक्सप्लेनेशन में जब हम ये पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा 1 by 1 करके। पहले हम नॉर्मली इसको देख लेते हैं, अधिकार कौन कौन से होते हैं, किस किस आर्टिकल में हम इसको पढ़ेंगे, ये आप याद रखिए। फिर आगे 1 by 1 करके मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? सो समानता का अधिकार देख लिया हमने। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ? 19 to 22 आर्टिकल्स के बीच में होता है, जिसमें कि 19 और 22 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके। एक तो 19 और एक 22। बीच वाले आर्टिकल्स भी हैं, अच्छे हैं, बट ये वाले 2 बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो आपको ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है? अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्या आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण क्या होता है? आपके खिलाफ आप मतलब कि कुछ शोषण हो रहा है, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं, शोषण के विरुद्ध आप बोल सकते हैं। पहले के टाइम में क्या था कि अगर आप बोले तो फांसी दे दी गई सीधा। ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि कहीं गलत हो रहा है आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, नहीं था। बट अब है, हमारे संविधान ने हमको दे दिया है कि कहीं अगर शोषण हो रहा है, किसी का गलत हो रहा है किसी के साथ, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है? न्यायपालिका में जा सकते हैं। क्लियर? आगे आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। अब देखिए, हमारे देश में क्या एक धर्म है? हमारे देश में कई धर्म हैं। क्या किसी भी कोई रोक टोक है कि नहीं हमारे देश में ये धर्म नहीं होगा, ये धर्म नहीं होगा? सभी को समान स्वतंत्रता दी गई है, तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता। कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है? किसी को कोई रोक टोक नहीं है कि आप ये धर्म नहीं अपना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो चाहे वो धर्म अपनाएं, उस तरीके से रहें, वो आप पे डिपेंड करता है। धार्मिक स्वतंत्रता। अल्पसंख्यकों के अधिकार। अब हमारे देश में कुछ माइनॉरिटीज़ भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, तो उनके भी कुछ अधिकार लिख दिए गए हैं हमारे उसमें। वो अधिकार हम एक्सप्लेन में जब इसको पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। ठीक है? आगे आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये भी अधिकार हम इसमें जब आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है? अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि ये हमारे अधिकार होते हैं, और ये आर्टिकल से लिखे हुए हैं मैंने, इन आर्टिकल्स के बीच में ये अधिकार हम पढ़ेंगे। ठीक है? आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद।
ठीक है। एक्ट मीन्स अधिनियम, शेड्यूल मीन्स अनुसूची, और एक शब्द आएगा क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कि आर्टिकल 18 का पहला, आर्टिकल 14 का दूसरा, आर्टिकल 14 का तीसरा, वो हमारे सब क्लोज होंगे, क्लोज होंगे, सब क्लोज होंगे। इनमें भी डिवाइड किया गया है हमारे आर्टिकल्स को। क्लियर है? तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। ठीक है, कुछ कौन से आर्टिकल्स के, मतलब किन आर्टिकल्स के बिटवीन हमारे बिलोंग करते हैं, ठीक है, या रखे गए हैं किन आर्टिकल्स में ये अधिकार, वो हमने देखो पढ़ा सारा का सारा। इसको आप नोट करते जाइए, साथ के साथ नोट्स बनाइए इसके। ठीक है, तो ये हमारे अधिकार होंगे सारे। आगे आता है समानता का अधिकार। पहला क्या आएगा? समानता का अधिकार। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि समानता का अधिकार क्या होता है, जहाँ सभी के साथ समान भेदभाव, समान व्यवहार हो, समानता का अधिकार है वो। और हमारा आर्टिकल 14, मतलब समानता का अधिकार अगर हम पढ़ेंगे तो पहले हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, और आर्टिकल 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में पहला हमारा समानता का अधिकार है, जिसमें कि आर्टिकल 14 आता है। आर्टिकल 14 का क्लोज 1, देखो मैंने आपको बताया ना क्लोज आएगा, तो ये क्या है? क्लोज 1 जो ब्रैकेट में बंद है। तो आर्टिकल 14 में पहली बात जो कही गई उसको क्लोज 1 में बंद कर दिया गया कि क्लोज 1 है ये। ठीक है, तो क्लोज 1 है ये। और यहाँ कह दिया गया कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। आर्टिकल 14 में ये चीज बोल दी गई कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। विधि जो विधायिका निर्माण करेगी, संविधान विधि, ये तो सब संविधान से ही, अब संविधान की व्याख्या से ही तो विधि आई ना। तो मतलब विधि के समक्ष, हमारा संविधान क्या है? एक सर्वोच्च विधि ही तो है, तो उसके समक्ष सभी समान होंगे। अब समान का मतलब आप नहीं समझ पाए होंगे, क्या समान होंगे, कैसे समान होंगे? तो समान होंगे का मतलब ये है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे सलमान खान का ड्राइवर हो, चाहे एक रिक्शा चालक हो, ठीक है, चाहे अंबानी हो, अंबानी का ड्राइवर हो, मतलब अंबानी हो, अंबानी का ड्राइवर हो, उनके बीच भी विधि कोई भेदभाव नहीं करेगी। उसकी नज़र में वो दोनों समान है। ये नहीं कि उसके पास पैसा ज़्यादा है, वो कम पैसे वाला है, तो विधि कोई भेदभाव कर देना। विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ये हमारा आर्टिकल 14 का क्लोज 1 बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? समानता का अधिकार, विधि के समक्ष सभी समान होंगे। और ये ब्रिटिश से लिया गया, ये ब्रिटिश शासन से सीखा हमने। ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश होते हैं उनमें ये रूल है। ठीक है, तो वहाँ से हमने इसको सीखा और अपने संविधान में सम्मिलित कर लिया। क्योंकि हमारा संविधान देखो ऐसे ही बना है, एक देश का संविधान फॉलो करके नहीं बना हमारा संविधान। हमारा संविधान कई देशों की विचारधाराओं को देखा गया कि क्या यहाँ रूल है, क्या यहाँ रूल है, देखा गया कि क्या हमारे देश के लिए सही है। अगर सही है तो उसको शामिल कर लिया गया, और नहीं सही है तो उसको इग्नोर कर दिया गया। इसी तरीके से हमारा एक संविधान बना है। इसलिए हमारे संविधान को सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान सबसे बड़ा हमारा संविधान है। ठीक है, आगे आता है। अब मैंने आपको बताया पीएम सीएम डीएम कुछ भी हो, विधि के समक्ष समान होंगे। बट एक चीज हो, समानता के अधिकार में समानता तो है, देखो उसने बोला विधि के समक्ष सभी समान होंगे, बट ये क्या है? सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब क्या होता है? देखो निरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी के लिए ये विधि समान है, सभी के लिए समान होगी। पर सापेक्ष का मतलब होता है कि ना कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पर हम विधि को चेंज कर सकते हैं, वहाँ असमानता को दिखा सकते हैं, किंतु वो जो असमानता हम शो करेंगे, असमानता करेंगे, भेदभाव करेंगे, वो भेदभाव संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो भेदभाव, हम ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे कि जिससे किसी समाज का या किसी व्यक्ति का शोषण हो जाए। हम ऐसा भेदभाव करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नीचे है, वो बहुत कमज़ोर है, एकदम हाशिए पर है, ख़त्म होने वाली है, वो प्रजाति ही ख़त्म होने वाली है, वर्ग ही ख़त्म होने वाला है, तो उसको हम एक समान धारा में ले आएंगे, ऐसा भेदभाव करेंगे। किंतु हमारे विधि वन में जो हमारा आर्टिकल 14 है, क्लोज 1 है, इसमें तो एक ऐसा विशेष अधिकार दे दिया गया हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल को। जो हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं उनको गरिमा के आधार पर भेदभाव एक विशेष अधिकार दे दिया गया कि देखिए हमने अभी हमने पढ़ा कि पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, उसका ड्राइवर हो, रिक्शा चालक हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, नॉर्मल व्यक्ति हो, सभी विधि के समक्ष समान होंगे।
विधि सर्वोच्च होगी तभी तो उसके समक्ष सभी समान होंगे ना। किंतु यहाँ पर हमारे क्लोज 1 में ही दूसरी बात लिख दी गई कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार दिया जाएगा। हम एक विशेष अधिकार देंगे तो क्या होगा, तो विशेष अधिकार उन्होंने लिख दिया कि वो विशेष अधिकार हमारा ये होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक पद पर रहेंगे कार्यरत तब तक उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं करेंगे। दूसरा, उनको पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती। तीसरा, न्यायालय में उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कंटिन्यू भी नहीं रहेगा, दर्ज करने की तो बात छोड़ो, वो कंटिन्यू भी नहीं रह सकता। और ना ही उनको न्यायालय में बुलाया जाएगा। ये 4 विशेष अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति को दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि हमारे देश के सबसे ऊंचे पद हैं ये। और कुछ गरिमा की, देखिए राष्ट्रपति कोई बनता है 60 से 65 साल के बाद बनता है, तो संविधान निर्माताओं ने ध्यान में रखा कि 60 से 65 साल के बाद क्या वो मर्डर करेगा किसी का जाके, हाथ तो काँप रहे हैं उसके। तो इसीलिए उन्होंने उनकी एक गरिमा, एक पद की गरिमा रखते हुए उनको एक विशेष अधिकार दे दिए। 2 चीज़ों का समझ, ये सापेक्षता है हमारे, समानता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। समानता का अधिकार तो हमने पढ़ा, वो सापेक्षता संविधान का उल्लंघन नहीं है कई जगह पर। क्योंकि देखिए असमानता तो वो है कि किसी व्यक्ति विशेष का शोषण हो जाए, ठीक है, तो ऐसी असमानता, ऐसी सापेक्षता हमारे समानता के अधिकार में नहीं है कि जिससे कि कोई व्यक्ति विशेष का शोषण हो जाए, ठीक है, गोली मार दी जाए डायरेक्ट, तो ये सब नहीं है। हमारे संविधान में सापेक्षता तो है, पर बहुत सारी चीज़ों को लेके उनका कॉम्बिनेशन मिला के ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष छूट दी जाएगी, ये सापेक्षता है। बट एक और है राजदूत। अब राजदूत कौन होते हैं, तो यहाँ पर राजदूत वो होते हैं दोस्तों कि जैसे राजदूत हुए, तो राजदूत कौन हुए, हर एक देश में एक दूसरे देश का व्यक्ति होता है, उसको हम राजदूत बोलते हैं। जैसे भारत का व्यक्ति होगा एक, अमेरिका में भी होगा, यूएसए में भी होगा, मतलब कि ब्रिटेन में भी होगा, मतलब कि हर जगह एक राजदूत होता है हर एक देश। हमारे देश में भी हर एक देश के राजदूत हैं, उनके कार्यालय बने हुए हैं। तो देखो इनको क्या थे, गरिमा के आधार पर छूट दे दी हमारे संविधान ने, और राजदूतों को व्यवहारिक तौर पर छूट दे दी गई कि आप कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, आपके ऊपर ये यहाँ के लोगों के ऊपर जो संविधान लागू हो रहे हैं वो आपके ऊपर उतने प्रॉपरली लागू नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से राजदूत को भी छूट दी गई। देखिए यहाँ भी एक ये सापेक्षता है, और राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ यह समानता दिखा रहा है। ये भी हमारे आर्टिकल 14 की समानता के अधिकार का क्या है, एक सापेक्षता को दिखा रहा है। तो इसीलिए हमारा संविधान, हमारा समानता का अधिकार सापेक्ष है। मैंने आपको देखिए समानता का अधिकार की समानता भी दिखाई कि कौन कौन समान होगा, और यहाँ पर मैंने आपको असमानता भी दिखा दी कि यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यपाल को एक विशेष छूट दी जाएगी गरिमा के पद के आधार पर, कि उनका पद ऊंचा है तो थोड़ी बहुत छूट बनती है, उनको एक व्यक्ति विशेष से अलग करना जरूरी है, ठीक है। तो उनके ऊपर कोई, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। और मैंने आपको राजदूत के बारे में भी बता दिया कि उसको व्यवहारिक छूट दी जाएगी। किंतु अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको नोट करने का टाइम दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम अभी और सापेक्षता पढ़ेंगे समानता के अधिकार की। सापेक्षता का मतलब आप समझना कि असमानता होती है, सापेक्षता का मतलब होता है असमानता, निरपेक्षता का मतलब होता है समानता। तो हमारा समानता का अधिकार हर जगह आपको समानता तो दिखाएगा ही दिखाएगा, बट कुछ सापेक्षता भी दिखाएगा, और ऐसी सापेक्षता होगी वो जिससे किसी व्यक्ति विशेष का शोषण ना हो। मैं आपको बताऊंगा कि सापेक्षता, भेदभाव एक तरीके से भेदभाव किस आधार पर किए जाएं, किस आधार पर ना किए जाएं, किस आधार पर हमारे ये भेदभाव संविधान में सम्मिलित हैं, किस आधार पर हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं है, ये मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो आपने सभी नोट कर लिया होगा आई होप। पिछले वाला जो था वो मैंने रफ कर दिया है। अभी नया अब हम पढ़ेंगे क्लोज टू कैसे आया, आर्टिकल 14 में क्लोज टू कैसे ऐड हुआ। तो दोस्तों हमने लास्ट
में क्या पढ़ा कि राज्यपाल राष्ट्रपति को विशेष छूट दी गई गरिमा के आधार पर, ठीक है। राजदूत को उसके व्यवहारिक तौर पर छूट दी गई, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और आती है, हमारे संविधान में ये देखा गया, जब समानता का अधिकार देखा गया तो जब सोसाइटी में गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो हमारे समाज में आते ही नहीं, वो इतने पिछड़े हैं कि उनके समाज में कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो उनकी गिनती को मतलब कि उस समाज में आ जाएं, ठीक है, समान धारा में आ जाएं, मतलब धारा कहीं और चल रही है, वो धारा में इतने पीछे हैं कि धारा में है ही नहीं। इतने पिछड़े वर्ग थे वो हमारे, जैसे जनजाति समूह हो गए, अनुसूचित जनजाति हो गए, ये इतने पिछड़े वर्ग थे, ये समाज में इनकी कोई गिनती नहीं थी। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा और उन्होंने देखा कि अगर हम राष्ट्रपति राज्यपाल को इतनी विशेष छूट यहाँ हम सापेक्षता कर सकते हैं, तो मतलब इनको भी समान, क्योंकि समानता का मेन उद्देश्य क्या है हमारा, समानता का मेन उद्देश्य यही है कि सभी व्यक्ति समान हो, ये नहीं कि कोई समाज से बाहर हो, उसका अंत उसको शिक्षा ना मिल पाए, जो संविधान सरकार सुविधाएं दे उनका वो लाभ ना उठा पाए। तो वो वर्ग थे जिनके पास शिक्षा लेने के लिए पैसे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे। अगर शिक्षित नहीं थे तो अपने समानता के अधिकार को कैसे समझ पाते वो लोग दोस्तों। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने ध्यान देते हुए उन वर्गों को भी ध्यान दिया और कहा कि उनको एक धारा में ले आओ, वो उनको भी शिक्षा मिले, हर एक चीज़ हो, मतलब एक जैसे कि सभी समान हो जाएं। अभी समान नहीं है, कोई ऊपर तो कोई नीचे, कोई ऊपरी समाज तो कोई निचला समाज, तो ये नहीं है हमारे समानता के अधिकार में। समानता के अधिकार में सभी को बराबर लाना है हमको। जब तक सभी समान नहीं होंगे तब तक समानता का अधिकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया, इन सब चीज़ों को देखते हुए स्थिति के आधार पर भी कुछ विशेष अधिकार दिए। अब परिस्थिति के आधार पर किसको विशेष अधिकार दिए गए, तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति को, इनको जो पिछड़े वर्ग हैं इनको एक विशेष अधिकार दिए गए, जिससे कि ये भी एक समान धारा में आ सके, ठीक है, कॉम्पिटिट कर सकें। अभी कॉम्पिटिट नहीं कर सकते ये लोग, ना ही कर सकते थे, बट आज इनके संविधान, हमारे संविधान ने इनको इतना सक्षम बना दिया है कि किसी से भी कॉम्पिटिट कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये हमारे संविधान की पावर है। हमारे संविधान में, हमारे संविधान से बढ़ के कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा संविधान है। और अब यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई कि भाई वो भी काफ़ी पिछड़े हैं, वो काफ़ी कमज़ोर तबके हैं, तो उनको ऊपर उठाने के लिए हमारे पास क्या उपाय होने चाहिए। पहली बात तो उन्होंने आर्टिकल 14 का क्लोज 2 ले आया। क्लोज 2 में बोल दिया कि विधि का समान संरक्षण होगा। अब विधि के समक्ष सभी समान तो थे, बट यहाँ पर सभी समान हो नहीं पाए, क्योंकि समान तो है ही नहीं पहले उन सभी को समान कर लो, तभी तो विधि के समक्ष सभी समान होंगे ना। अब सभी का मतलब क्या होता है कि सभी एक जैसे। अब सभी एक जैसे कहाँ है यहाँ पर, कुछ तो मजबूत है और कुछ बेचारे ऐसे हैं कि 2 रोटी खाने के लिए नहीं है उनके घर पे, तो उनको भी अगर हम आपराधिक मामलों में देखिए सभी समान होंगे। बट उन्होंने एक चीज़ भी बोल दी कि इनको भी समान धारा में हमको लाना पड़ेगा, तभी ये जो सभी वर्ड यूज हो रहा है कि विधि के समक्ष सभी समान, एक एक वर्ड का मतलब आप समझो, सभी समान, तो सभी में वो तभी आ पाएंगे जब वो समाज में आएंगे। तो उनको एक समान धारा में लाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्लोज 2 में लिख भी दिया कि विधि के समक्ष सभी समान तो होंगे, बट विधि का समान संरक्षण भी होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो विधि का समान संरक्षण का मतलब है कि जो हमारे अनुसूचित जाति हैं, जो धारा से एकदम नीचे हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनकी सुरक्षा की जाए इस क्लोज से। कि विधि सभी को समान तो करता है अपने समक्ष, पर विधि सभी को समान सुरक्षा भी देता है कि सभी समान धारा में आ जाए। तो विधि के समान संरक्षण का मतलब यही हो जाता है कि जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उनको समान संरक्षण दिया जाए, सुरक्षा की जाए उनकी, कि वो हंसिए पे हैं, ख़त्म हो जाएंगे, उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। कैसे की जाएगी, उनको कैसे बचाया जाएगा, तो उन्होंने कह दिया कि आप विधि बना के, पॉलिसी बना के इनकी रक्षा कीजिए, उनको कुछ विशेष अधिकार दीजिए। तो हमारे संसद ने, हमारे कार्यपालिका ने क्या किया कि कुछ अधिनियम बनाए, एक्ट बनाए इनके उत्थान के लिए, कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई जिससे कि इनका उत्थान हो रही समान धारा में आ जाए।
तो दोस्तों आप ये मत सोचना कि देखिए संविधान ने तो कहा सभी समान होंगे और अभी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये भेदभाव सही है, क्योंकि हमारे समानता का अधिकार का मेन उद्देश्य यही है कि सभी व्यक्ति को समान धारा में ले आना, और वो तब तक नहीं ले आ पाएंगे, और जब समान धारा में सभी हो जाएंगे तो विधि के समक्ष वो भी समान हो जाएंगे सभी। उसके पहले हमारा सोसाइटी बहुत ऊपर नीचे है, बहुत अप डाउन है, उनको एक लेवल में लाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए। ये कदम कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही कदम है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा, अब देखो उन्होंने कहा कि अब हम कुछ भेदभाव करेंगे, पर ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे हम कि जिससे किसी जो धारा में है उसको वो डाउन हो जाए। ऐसा भेदभाव हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि जो बेचारा अभी सोसाइटी में है वो सोसाइटी से पिछड़ जाए। ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, संविधान ने कहा कि हम भेदभाव दो तरीका करेंगे, तो एक तार्किक भेदभाव होगा हमारा और एक अतार्किक भेदभाव होगा। जो तार्किक भेदभाव होगा वो तो इस समानता के अधिकार में होगा, बट अतार्किक भेदभाव हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, विधि बनाई, नीति बनाई कि जो हमारे नीचे हैं, एकदम समाज के एकदम नीचे हैं, उनको समाज में ले आए, लेवल पे आधार पे ले आए, समान धारा में ले आए। उन्होंने क्या किया, देखिए हम जानते हैं 2008 का झंझोत एक्ट, हम जानते हैं 2008 का झंझोत एक्ट उन्होंने बना दिया कि उनके पास ज़मीन नहीं थी रहने के लिए, वो बेचारे दर दर भटकते थे। तो उन्होंने ये नियम ला दिया कि इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार उन्होंने ये कह दिया कि जहाँ आप बस जाएंगे वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। जहाँ आप बस गए वो ज़मीन आपकी है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपका अधिकार है, आपको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। ये विधि बनाई है हमारे, किसने, संसद ने विधि बनाई है, और न्यायालय ने इसकी व्याख्या भी की कि ये सही है, इसको आप लागू की, उसने संवैधानिक बता के इसको लागू भी कर दिया। फिर हमारी एक नीति बनाई गई, नीति में कहा गया कि जो बच्चे कोई एक सिटी में है वो अच्छी पढ़ाई ले रहा है, और जो बेचारा गांव में है उसको पढ़ाई कहाँ से मिलेगी, अच्छी लेवल, अच्छी क्वालिटी की स्टडी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि किसी भी एग्ज़ाम में उसने कहा कि अवसर सबको समान दिया जाएगा, एग्ज़ाम में बैठेंगे सभी, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, बट एक उनको छूट दे दी, जो हमारे बेचारे पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको छूट दे दी गई कि आपको हम विशेष छूट देंगे अंकों में, क्योंकि आप वो क्वालिटी नहीं ले पा रहे एजुकेशन की जो एक सिटी में रहने वाला या सोसाइटी में रहने वाला बच्चा ले रहा है। तो इसलिए अगर वो 90 पे होंगे तो आप 70 मार्क्स में ही आपका सिलेक्शन होगा। तो उन्होंने एक अंकों में छूट दे दी। उन्होंने सोचा कि शायद ये नीति बना के जो हमारे अप डाउन पर्सन्स हैं वो एक समान धारा में आ जाए। तो उन्होंने नीति बनाई, क्योंकि संविधान यही कह रहा है ना कि भाई विधि का समान संरक्षण होना चाहिए, और विधि का समान संरक्षण का मतलब क्या है कि जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो एक समान धारा में आ जाए। ठीक है, और यही समानता के अधिकार का उद्देश्य है। तो जब उसका उद्देश्य ही ये है तो उसका उल्लंघन तो हो ही नहीं सकता, कुछ सापेक्षता भी इसके लिए जरूरी है। समानता ही अगर करते रह जाएंगे तो फिर वो समानता का अधिकार शायद उल्लंघन भी हो सकता है, पर कुछ सापेक्षता यहाँ पर जरूरी है। सापेक्षता का मतलब मैंने आपको बताया भेदभाव, असमानता। ठीक है, तो आगे हमारा आया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब एग्जाम्पल लेते हैं, तार्किक भेदभाव क्या होता है, अतार्किक भेदभाव क्या होता है, ये चीज़ भी बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे एक आईएएस है, एक आईपीएस है, उनको सैलरी गवर्नमेंट अलग अलग दे रही है, ये तार्किक भेदभाव है, क्योंकि उनका पद ऊपर है, ये तार्किक भेदभाव है। इसको आप ऐसे नहीं बोलोगे कि सर ऐसे भेदभाव कैसे किया, आप आईएएस को इतना दे रहे हैं तो हमको भी इतना ही दीजिए, ये भेदभाव आप नहीं कर सकते, ये तार्किक है। किंतु अगर दो आईएएस ऑफिसर हैं और जाति के आधार पर अगर आप उनको सैलरी दे रहे हो, पद के आधार पर दे रहे हो तो ठीक है, बट जाति के आधार पर अगर आप उनको पैसे दे रहे हो कि इस जाति का इसको कम देंगे, इसको देंगे, ये अतार्किक भेदभाव है। उनका पद समान है, उनको सैलरी बराबर मिलनी चाहिए, तो ये अतार्किक भेदभाव है। ऐसा भेदभाव हमारे संविधान में, हमारे आर्टिकल 42 के क्लोज 2 में नहीं है, इसकी कोई व्याख्या नहीं है। अब इसकी व्याख्या कौन करे, ये प्रॉब्लम है कि भाई तार्किक भेदभाव और तार्किक भेदभाव, इनकी व्याख्या कौन करे कि कौन सा तार्किक कौन सा अतार्किक। तो ये काम सौंप दिया गया हमारे उच्चतम न्यायालय को कि आप देखिए कि भाई कोई विधि अगर बन रही है तो उसमें भेदभाव जो लिखा गया है वो तार्किक है क्या तार्किक है, उसके बाद आप लागू करिए उसको। कोई भी विधि, कोई भी पॉलिसी अगर बनाती है कार्यपालिका या विधायिका, तो आप उसको देखिए कि क्या तार्किक भेदभाव है या अतार्किक भेदभाव है। तो ये काम हमारे उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया गया कि आप देखिए ये चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से विधि बनानी पड़ती है, पहले तार्किक भेदभाव विषय समान धारा में लाने के लिए
भेदभाव कैसा करेगी सरकार, उसके लिए विधि पहले एक अधिनियम बनाएगी, फिर वो न्यायालय में जाएगा, न्यायालय उसको चेक करेगी कि तार्किक भेदभाव है इसमें या तार्किक भेदभाव है। अगर तार्किक भेदभाव वो कहती है तो उसको वो आगे पास कर देती है। ठीक है, तो ये हमारी थी कुछ विधि आर्टिकल 14 का क्लोज 2, जिसमें कुछ सारा का सारा इसमें क्या थी, सापेक्षता ही दिखी है आपको, यहाँ पर समानता नहीं दिखी। और वो सापेक्षता जो भेदभाव के आधार पर है, और हमारा तार्किक अतार्किक भेदभाव हमने पढ़ा, जिसमें कि हमारे संविधान में तार्किक भेदभाव होता है और होना भी चाहिए। अब इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आता है, कुशलता। अब कोई कुशल है, जैसे कि कोई जॉब करने गया, कुशलता के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया। अब जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में जो कुशल होगा वही तो जाएगा ना, तो कुशलता के आधार पर भेदभाव समानता का उल्लंघन नहीं है। कभी भी समानता और कुशलता अलग नहीं थी। तो कुशलता के आधार पर अगर भेदभाव हो रहा है तो वो भी क्या है, समानता का उल्लंघन नहीं है। तो आप कुशलता के आधार पर भी भेदभाव होता है, तो इसलिए समानता का अधिकार हमारा पूरा का पूरा सापेक्षता को दर्शाएगा। मैक्सिमम चीजें सापेक्षता को ही दर्शाएंगी, निरपेक्ष नहीं है। इसीलिए हम समानता के अधिकार को सापेक्ष बोलते हैं कि ये सापेक्ष है। ठीक है, और ये सापेक्षता दोस्तों आप मानो कि ये सापेक्षता जो है ये हमारे समाज कल्याण के लिए है। ठीक है, सो इसको आप नोट कर लो। फिर हम अगली क्लास में अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने लास्ट टॉपिक आर्टिकल 14 की क्लोज 1 और क्लोज 2 में काफ़ी सारे बातें की, और इस तरीके से हमारा आर्टिकल 14 जो है वो ख़त्म होता है, और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है 15, आर्टिकल 15, जो भी समानता का अधिकार का ही। समानता का अधिकार हमारा कहाँ से कहाँ तक डिवाइड है, 14 to 18 आर्टिकल के बीच में। तो 14 हमने पढ़ लिया, वहाँ हमने पढ़ा एक जगह समानता थी तो एक जगह सापेक्षता, भेदभाव दिखा, दोनों चीज़ हमको दिखाई गई। इसीलिए हमने समानता का अधिकार को सापेक्षता भी बोला है कि समानता का अधिकार कैसा है, सापेक्ष है। ठीक है, अब आगे हम यहाँ भी देखिए 15 में भी हम पढ़ेंगे ना, तो भी तो हम 2 क्लोज ही पढ़ेंगे आज। फिर नेक्स्ट संडे हम जो पढ़ने वाले हैं, तो पहले आपको भी समानता वाली चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी, सारी समानता वाली चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी। और आर्टिकल 15 में भी सापेक्षता है। जब मैं आपको आर्टिकल 15 का क्लोज 3 पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि सापेक्षता आर्टिकल 15 में क्या है, और फिर मैं आपको 14 और 15 को कंपेयर करवाऊँगा कि देखिए पहले आर्टिकल में वहाँ भी समानता थी, यहाँ भी पहले 2 आर्टिकल में समानता है, वहाँ सेकंड आर्टिकल से हमारी सापेक्षता स्टार्ट हुई, वैसे यहाँ थर्ड आर्टिकल में भी सापेक्षता ही है। तो इसीलिए समानता के अधिकार में सापेक्षता बहुत जरूरी है हमारे समाज के उत्थान के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। समानता के अधिकार में हमारा आर्टिकल 15 जहाँ भेदभाव का अभाव मानता है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ। भेदभाव कैसा, देखिए आर्टिकल 15 की फर्स्ट लाइन में बोल दिया गया कि राज्य के द्वारा, कोई राज्य है उसके द्वारा, मैं बताऊंगा राज्य क्या है, राज्य के द्वारा किसी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, निवास के स्थान आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति प्रजाति जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो 15 आर्टिकल 15 के फर्स्ट क्लोज में बोल दिया कि राज्य के द्वारा केवल सब याद रखना, जाति प्रजाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। समझ में आई बात। पहली चीज आपको ये समझनी है कि राज्य के द्वारा किसी, अब आपको पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि राज्य के द्वारा मतलब किस राज्य के द्वारा में तो बहुत सारे लोग आते हैं, किसके द्वारा वो भी तो समझोगे। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ से निकालो कि राज्य है क्या। हमने कहा राज्य के द्वारा, अब राज्य है क्या, तो देखो राज्य
कोई शासन नहीं है, वो शासन प्रणाली नहीं तय करता राज्य। राज्य तो सिर्फ एक विचारधारा है। जैसे हम पहले बोलते थे कि उसका साम्राज्य है, अकबर का साम्राज्य है, तो साम्राज्य तो एक विचारधारा है ना, राज्य तो एक विचारधारा है सिर्फ। राज्य क्या है? एक विचारधारा है कि हाँ भाई उसका राज्य है, मतलब वो जो कहेगा वही सभी लोग करेंगे, राज्य। ठीक है, तो राज्य एक विचारधारा है केवल, और सरकार उसके अंग है। सरकार उसके क्या है? अंग है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? राज्य एक विचारधारा है और सरकार राज्य का अंग है। इस चीज का ध्यान दें। इस राज्य एक विचारधारा है और सरकार उस राज्य का अंग है। ये दोनों मिलके बनाते हैं राज्य सरकार। और राज्य सरकार के अंतर्गत आता कौन कौन है? जो भेदभाव नहीं करेगा। पब्लिक तो अलग, पब्लिक तो है ही है, जन समूह जनमानस वो तो है ही है, बट राज्य सरकार के अंतर्गत कौन कौन आता है जो ऐसे भेदभाव नहीं करेगा, जो आर्टिकल 15 क्लोज 1 में लिखा गया है कि जाति धर्म प्रजाति जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते भाई? तो देखो कौन नहीं कर सकते। तो राज्य क्या है पता? अब राज्य का मतलब क्या है? राज्य क्या है समझ में आया? राज्य सरकार लिख लेना है यहाँ पर, राज्य सरकार। अब राज्य सरकार का क्या मतलब है, या राज्य का, यहाँ तो हमने क्या लिखा? राज्य के द्वारा। बट हमको राज्य क्या है उसका मतलब पता होगा, तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि राज्य किसके द्वारा भाई भेदभाव नहीं किया जाएगा इन आधारों पर। तो समझो, राज्य का मतलब होता है कि राज्य की जो हमारी संघ कार्यपालिका है, संसद विधायिका है, ये याद रखो कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा जो भेदभाव नहीं कर सकता। संघ, राज्य कार्यपालिका व विधायिका, पंचायतें व नगर पालिका, अन्य पदाधिकारी जो पद IAS IPS पदाधिकारी, एम्स, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जो है, सार्वजनिक अस्पताल जो होते हैं वो भी भेदभाव नहीं कर सकते इन आधार पर आपके साथ। रेलवे भी सरकारी है ना, वो भी भेदभाव नहीं कर सकता। केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल जो कॉलेजेस होते हैं, सेंट्रल हमारे विश्वविद्यालय होते हैं जो, वो भी भेदभाव नहीं कर सकते आपके साथ। ठीक है, और लास्ट आता है प्राइवेट सेक्टर जो सार्वजनिक। अब प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर जो सार्वजनिक सेवाएं देते हैं वो भेदभाव नहीं कर सकते आपके साथ। ठीक है, जो निजी सेवाएं दे रहा है वो करेगा, पर जो सार्वजनिक सेवाएं दे रहे हैं वो भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि राज्य का मतलब राज्य एक विचारधारा है, और इससे संविधान का जो हमारा आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लोज है उससे समझ में आता है कि राज्य के द्वारा मतलब इनके द्वारा किसी नागरिक। अब नागरिक क्या होता है? अब सिर्फ नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, जो नागरिक नहीं है उनके साथ भेदभाव हो सकता है। तो नागरिक कौन है? कंडीशन बात यहाँ पर, नागरिक वो है जिसको यहाँ पर वोट का राइट है। ठीक है, वोट का राइट है जिसके पास, वो क्या है? यहाँ का नागरिक है, जिसको नागरिकता मिली हुई है इस देश की, वो नागरिक है। तो उस नागरिक के साथ राज्य मतलब ये केवल ध्यान देना, केवल धर्म जाति प्रजाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने इतना जाना। अब आके आता है कि आर्टिकल 15 का क्लोज 2 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 15 के क्लोज 1 ने तो ये बोला कि राज्य के द्वारा किसी नागरिक केवल नागरिक या किसी नागरिक के साथ केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। अब आर्टिकल 15 का क्लोज 2 भी बस सेम ही है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। उसमें सिर्फ ये बोल दिया गया कि राज्य के द्वारा किसी नागरिक के साथ केवल धर्म जाति, मैंने लिखा ना, राज्य के द्वारा किसी नागरिक के साथ आर्टिकल 15 क्लोज 1 में दिए गए आधारों पर, मतलब आर्टिकल 15 के क्लोज 1 में क्या आधार दिए गए? केवल धर्म प्रजाति जाति, इन्हीं के आधारों पर जहां सार्वजनिक सेवाएं प्रदान होती हैं भेदभाव नहीं हो सकता। अब कहाँ कहाँ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान होती है? होटल हो गया, ढाबे हो गए, ठीक है, होटल हो गया, ढाबा हो गया, और भी बहुत सारी जगह होती हैं, वो आप सोचो। तो जहाँ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान हो रही हैं वहाँ भी इनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
किसके आधार पर? तो जो आर्टिकल 15 के फर्स्ट क्लॉज में दिया गया है उनके आधार पर। देखो यहाँ पर जब आधार बताया गया, यहाँ पर आधार के साथ साथ जगह बता दी कि कहाँ कहाँ भेदभाव नहीं होगा नागरिकों के साथ। तो वो जगह है जहाँ सार्वजनिक सेवाएं आपको प्रदान की जा रही हैं, या कोई गवर्नमेंट संस्था, सरकारी संस्था है, ठीक है, एम्स हो गया, वहाँ भी भेदभाव नहीं होगा आपके साथ। मतलब कि बहुत सारी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती हैं, वो भेदभाव आपके साथ बिल्कुल नहीं करेंगी आर्टिकल 15 क्लोज 1 में दिए गए आधारों पर, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 के क्लोज 2 में ये तो कह दिया गया कि इन आधारों पर आपके साथ इन जगहों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किंतु एक भेदभाव किया जाएगा पूंजी के आधार पर। पूंजी के आधार पर कैसे किया जाएगा भेदभाव? आप सोच रहे होगे यार ऐसे कैसे हो सकता, फिर भेदभाव आ गया बीच में, कभी सापेक्षता आ गई। नहीं, अभी सापेक्षता नहीं आई, बट प्राइवेट सेक्टर जैसे होटल हो गया, वहाँ आप जाओगे, पैसे दोगे तभी आपको कुछ देगा खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप गए, समानता का अधिकार है, कैसे भेदभाव कर रहे हो, हमको तो दो। नहीं, पूंजी के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। जिसके पास पैसा होगा वही वहाँ पर जाके पानी पी सकते हो सिर्फ आप वहाँ पर जाके, पर खाना खाना है तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पूंजी के आधार पर, तो भेदभाव होना ही होना है, क्लियर है, तय है, ठीक है। तो और कुछ ऐसे होते हैं सार्वजनिक स्थान, जैसे स्नान कुएं हो गए, नहरें हो गई, तालाब हो गए। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था? पहले के टाइम में ये हुआ करता था ना कि तालाब भाई व्यक्ति विशेष का है, यहाँ पर कोई दूसरा पिछड़ा वर्ग आके ये काम नहीं कर सकता। कुआं व्यक्ति विशेष का है, वहाँ सिर्फ पानी तो व्यक्ति विशेष ही भरेगा, दूसरा कोई पानी नहीं भर सकता, है ना। ये सार्वजनिक थे, फिर भी ऐसा था। बट हमारे संविधान ने कह दिया कि जो सार्वजनिक चीज़ें हैं वहाँ पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा इस आधार पर, जो आर्टिकल 15 क्लोज 1 में दिए गए हैं आधार। सार्वजनिक जो स्थान है वहाँ तो बिल्कुल नहीं होगा, बट हाँ निजी स्थानों में पूंजी के आधार पर आपके साथ भेदभाव हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 15 के 2 क्लोजेस थे। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसका एक पार्ट और है, 2 तो हो गए, तीसरे में आपको मैं दिखाऊंगा कि सापेक्षता आएगी वहाँ पर। यहाँ पर भेदभाव का अभाव दिखा रहा है, भेदभाव की कोई कमी नहीं है, मतलब भेदभाव होगा ही नहीं यहाँ पर। तो अभी आगे आर्टिकल 15 क्लोज 3 में हमारा भेदभाव आ जाएगा, तब आपको समझ। और वो भेदभाव भी ऐसा ही होगा, ये नहीं कि आप सुनते ही भौचक्के हो जाएंगे, कैसे हो गया भेदभाव। नहीं, ऐसा भेदभाव है जो समाज के कल्याण के लिए ही है, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में संडे को। देन जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे अपने अगली क्लास में, जहाँ पर आपको मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, ओके। सो इसको नोट कर लो और इसको रिवाइज करते रहो अच्छे से, और अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट में इसको अप्लाई करना सीखो, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं पूछेगी आपसे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगी जो इनसे रिलेट करेंगे। तो इन चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट में अप्लाई करो, ठीक है। और रिवीजन करो, ज़्यादा रिसोर्सेज को लेके मत चलो साथ में। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के लिए एक सोर्स या 2 सोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा सोर्स मत लेके चलो। उस सोर्स को 20 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आप 1000 सोर्स है, रिवीजन आप सिर्फ 1 बार कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, नई चीज़ों की तरफ भाग रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय।